नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बिंदु मेड में आप तमाम चिकित्सा शिक्षा से जुड़े प्रेमियों का फिर से स्वागत है। इसके पहले की सीरीज़ में हमने किडनी से संबंधित रीनल सीरीज़ का एक वीडियो बनाया था, जिसकी अपार सफलताएं और आपका प्यार ने मेरे मनोबल को बढ़ाया है। और आज हम आपके बीच लेकर के आ रहे हैं एक नया सीरीज़ डायबिटीज़, जिसे कई एक नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे मधुमेह के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे शुगर के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इसे चिनिया के नाम से जानते हैं, तो कुछ लोग इसे डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं। एक्चुअली में डायबिटीज़ जो है वो इस नाम से जो है वो दो डायबिटीज़ क्रिएट होता है। एक डायबिटीज़ मिलेटस और दूसरा डायबिटीज़ इंसिपिडस। डायबिटीज़ इंसिपिडस जो है वो ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है ब्लड में वो नॉर्मल रहता है, लेकिन ग्लाइकोजूरिया उपस्थित होता है। तो खैर, इसके बारे में हम लोग अभी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोगों का आज का मुख्य फोकस होगा डायबिटीज़ मिलेटस। तो एक्चुअली में डायबिटीज़ मिलेटस है क्या? तो डायबिटीज़ मिलेटस एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल लिमिट से अधिक होता है। ब्लड ग्लूकोज का नॉर्मल लिमिट है 60 mg से लेकर के 120 mg पर DL तक होना चाहिए। लेकिन जब हमारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल 120 mg पर DL से अधिक हो जाए, वैसे कंडीशन में इसे हम हाइपरग्लाइसेमिक या डायबिटीज़ मिलेटस कहेंगे। डायबिटीज़ मिलेटस एक्चुअली में एक बहुत विकराल रूप ले रहा है और ये वर्ल्ड वाइड जो है वो विकराल रूप इसका आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि पर ईयर इंडिया में 1 मिलियन से ऊपर इस बीमारी की वजह से मौत हो रही है। और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि 2035 आते आते पर ईयर 109 मिलियन लोगों की मृत्यु इस बीमारी से होगी। तो वाकई ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। एक्चुअली में ये खतरनाक इस रूप में माना जाता है क्योंकि इसका जो बिहेवियर है, डायबिटीज़ का जो बिहेवियर है वो लीडरशिप बिहेवियर है। लीडरशिप बिहेवियर कहने का सेंस ये है कि जिस प्रकार से नेता अकेले नहीं चलते हैं, वो कुछ लोगों के समूह के साथ चलते हैं, उसी प्रकार से ये बीमारी जो है वो अकेले नहीं होता है, बल्कि इस बीमारी के होने से हमारे बॉडी में बहुत सारी बीमारियां क्रिएट हो जाती है। जैसे रेटिनोपैथी है, मायोपैथी है, न्यूरोपैथी है, कार्डियोपैथी है, नेफ्रोपैथी है। इस प्रकार से बहुत सारे बीमारियों का ये एक समूह बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ मिलेटस इज ए ग्रुप ऑफ डिजीज़। यह रोगों का समूह है। ये अपने आप में केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि इस बीमारी के होने से बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में होते हैं। जैसे कि अभी हमने आपसे चर्चा किया रेटिनोपैथी। इसमें क्या होता है, आँख में जो रेटिना है उसको ये डैमेज कर देता है। ग्लाउकोमा बीमारी इससे होती है। ये ब्लड के वेसल्स को प्रभावित कर देता है। ये मसल्स को प्रभावित कर देता है। ये हार्ट का जो है वो कार्डियक मसल्स को प्रभावित करता है। हार्ट अटैक की, हार्ट फेल की संभावना इससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मेरा देखा होगा किडनी से संबंधित, उसमें हमने बताया है कि किस प्रकार जो है डायबिटीज़ मिलेटस जो है वो ग्लोमेरुलस बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसको अल्टर कर देता है और प्रोटीनूरिया जैसे और भी बहुत खतरनाक कॉम्प्लिकेशन जो क्रिएट होता है और इसका परिणाम रीनल फेल्यूर तक जाता है। तो हमें ये जानना होगा कि डायबिटीज़ किस प्रकार से हमारे बॉडी को नुकसान करता है। जहाँ तक एज फैक्टर की बात है, तो एज फैक्टर इसमें जो है वो मुख्य रूप से 40 से लेकर के 50 के बीच में ये क्रिएट होता है। वैसे तो इसका कोई उम्र सीमा नहीं है कि ये कब शुरुआत होगी, कब किसको चपेट में ले लेगा। और इसका जहाँ तक फैक्टर है, डायबिटीज़ का जो फैक्टर है वो है
एज फैक्टर में काम आता है। ये एज फैक्टर है जिस कारण से ये होता है। दूसरा ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, स्ट्रेस है। तो हम लोगों को इससे बचना चाहिए और इसके बारे में हम लोगों को जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि इसके जो फैलने का दर है उसमें कमी आ सके। एक्चुअली में ये कोई फैलने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि ये मेटाबॉलिक डिजीज है। इसे हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इस पर सचेत रहें तो। और अब तो ये ऐसा कंडीशन आ गया है कि ये अर्बन के अलावा रूरल में भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये 1000 पीपल पर कम से कम 2 पीपल जो है वो इसके चपेट में आ चुके हैं। इसीलिए हमें इस पर सावधानी रखनी पड़ेगी और रखनी चाहिए भी। अब जहाँ तक डायबिटीज़ के प्रकार के बारे में है तो ये बहुत प्रकार के हैं। जुवेनाइल डायबिटीज़, मोडी, डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस में मतलब ये हुआ कि हम जानते हैं कि बॉडी में हमारा जो है इंसुलिन का उत्पादन होता है और इंसुलिन इसके मेटाबॉलिक एक्टिविटी में भाग लेता है, इसके पाथवे में ये आता है। और जब हमारा बॉडी जो है इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है, मतलब ये हम तो जानते ही हैं कि इंसुलिन का जो उत्पादन है वो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज में होता है, लेकिन किसी कारण से ऑटो इम्यून डिजीज़ से या कोई जेनेटिक फैक्टर के कारण अगर ये नष्ट हो जाता है बीटा सेल और अगर इंसुलिन का उत्पादन नहीं हो पाता है, वैसी स्थिति में हम लोग इंसुलिन बाहर से लेते हैं, एक्सोजीनस इंसुलिन लेते हैं। और इस टाइप की जो बीमारी होती है वो टाइप 1 की श्रेणी में उसे हम रखते हैं और उसे डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 1 का नाम देते हैं। दूसरा है डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2। इसमें क्या है, इंसुलिन का उत्पादन तो ज़रूर होता है लेकिन सिक्रीशन किसी कारण से नहीं हो पाता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वैसी स्थिति में हम लोग वैसा मेडिसिन का यूज़ करते हैं जिससे जो है इंसुलिन का जो है वो सिक्रीशन हो सके और उसको हम लोग इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट में रखते हैं। मतलब डायबिटीज़ मेलिटस टाइप 2 जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस है। जहाँ तक इसके स्टेज के बारे में हम बात करेंगे तो इसका जो स्टेज है वो बहुत प्रकार के स्टेज से ये जाता है। जैसे जैसे बीमारी ये सीवियर होते जाती है वैसे वैसे इसका स्टेज बढ़ता है। एक सर्टेन लिमिट तक अगर ग्लूकोज का लेवल अगर आपके बॉडी में है तो वो प्री डायबिटिकल आएगा, डायबिटिक आएगा। उसके बाद ये डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होगा जो कि उसका अंत जो है वो मौत की ओर ले जाती है। डायबिटिक या डायबिटीज़ मेलिटस के बारे में अगर हम लोग थोड़ी बहुत अगर जानकारी अगर लेते हैं तो सबसे फंडामेंटल जानकारी ये है कि आखिर डायबिटीज़ में ब्लड ग्लूकोज का लेवल जो है वो कहाँ से क्रिएट होता है, इसका सोर्स क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। तो जैसा कि हमें पता है कि ग्लूकोज हम लोगों को शक्ति दाता है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है और ये एनर्जी हमारे बॉडी के प्रत्येक टिश्यू को, प्रत्येक सेल को आवश्यकता होती है। वो एक एक पल जो है इसका यूटिलाइजेशन होता है ग्लूकोज का। और इसका सोर्स जो है, ग्लूकोज का सोर्स जो है वो मुख्य रूप से हम लोग डाइट के रूप में जो लेते हैं उसी से ग्लूकोज का, वो ही हमारा ग्लूकोज का सोर्स है। जैसे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं उससे ग्लूकोज का, उसका जो है एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज आता है और ग्लूकोज हम लोगों को एनर्जी के रूप में हम लेते हैं। एवरेज आदमी ये जानते हैं कि ग्लूकोज हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। ग्लूकोज का जो सोर्स है वो कार्बोहाइड्रेट जो है कि हम लोग डाइट के रूप में लेते हैं। लेकिन जो कुछ लोग एक्सेलेंट हैं जिनका जो है जानकारी कुछ लेवल में ऊपर है, वो ये भी जानते हैं कि ग्लूकोज जो है हम लोगों को कार्बोहाइड्रेट के अलावा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी हम लोगों को ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। जैसे हम लोग जो अगर ग्लूकोज लेते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में अगर हम लेते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है। आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। तो ग्लूकोज जो हम जो लिए वो ग्लूकोज हमारे गट में आया,
गट में आने के बाद ये म्यूकोजल सेल में जाता है, म्यूकोजल सेल के बाद ये इंटेस्टिशियम में जाता है, इंटेस्टिशियम के बाद जो है ये ब्लड सर्कुलेशन में आता है और ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा ये हमारे बॉडी के प्रत्येक टिश्यू, प्रत्येक सेल तक ये ग्लूकोज देता है। और ग्लूकोज जो है वो सेल के भीतर जा कर के बहुत सारे पाथवे को क्रॉस करते हुए इसका एंड प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एनर्जी। और इस एनर्जी को जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जितनी आसानी से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल किए और ये ब्लड में चला गया और ब्लड से टिश्यू को सप्लाई चला गया, तो वैसे इतनी आसानी से नहीं जाता है। इसका बहुत सारा मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म के हम लोग इसी सीरीज में चर्चा करेंगे कि कैसे जो है किस पाथवे से ये क्रॉस कर करके हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आता है और किस प्रकार से ब्लड सर्कुलेशन से ये फिर टिश्यू में जाता है, टिश्यू के बाद सेल में जाता है और सेल की जो भीतर है ये कैसे ये ऊर्जा का निर्माण करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि इसके साथ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, क्या क्या इसका कंडीशंस है, ये भी हम लोग जानेंगे। और अगर हमेशा तो हम लोग खाना खाते नहीं रहते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में जो सेल है उसको प्रत्येक पल जो है वो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये किस फॉर्म में जमा होता है, ग्लूकोज जो हम लेते हैं वो किस फॉर्म में जाकर स्टोर रहता है, कहाँ स्टोर रहता है। जैसे ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा रहता है, लीवर में जमा रहता है, मसल्स में जमा रहता है। अवश्य जब हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन में अगर ग्लूकोज का लेवल अगर कम जाता है तो वैसी स्थिति में ये लीवर से सीक्रेट करता है, लीवर से बाहर निकलता है और फिर वहाँ सप्लाई देता है। और ये देखिए नेचर कितने खूबसूरत उसकी रचना है कि जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा होता है तो ये स्टोर कर लेता है आकर के लीवर में, और जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम जाता है तो वैसी स्थिति में लीवर से निकल के ग्लूकोज फिर ब्लड सर्कुलेशन में आता है। यहाँ जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि लीवर की भी एक अपनी कैपेसिटी है। लीवर जो है वो 100 ग्राम तक ग्लूकोज को स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में, जबकि मसल्स जो है वो 400 ग्राम स्टोर कर लेता है ग्लाइकोजन के रूप में। अब यहाँ सवाल है कि लीवर जब 1.5 किलो जिसका वज़न है वो 100 ग्राम और मसल्स जो है वो 400 ग्राम कैसे एब्जॉर्ब करता है, कैसे स्टोर करता है। तो भाई यहाँ क्लियर कट बात है कि मैं जो आपको बता रहा हूँ तो मसल्स मतलब एक मसल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बॉडी का जो मसल्स है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये टोटल जो है मसल्स में, टोटल मसल्स में 400 ग्राम तक इसकी कैपेसिटी होती है स्टोर करने का ग्लाइकोजन के रूप में। और ये यहाँ खूबसूरती देखिए नेचर का कि जो मसल्स में जो ग्लाइकोजन होता है, जो स्टोर होता है ग्लूकोज, वो फिर वो सीक्रेट नहीं करता है, मतलब वो बाहर नहीं निकलता है, वो ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाता है। कि लीवर क्या है, लीवर माँ है। लीवर जो है ये यहाँ पर एक माँ का रोल अदा करता है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो लीवर, आपको कहने का मतलब कि अगर टिश्यू को ज़रूरत पड़ जाती है तो लीवर से ग्लाइकोजन के रूप में जो जमा है वो ग्लूकोज के रूप में आकर के फिर ब्लड सर्कुलेशन में जाता है। और जब ब्लड सर्कुलेशन में जब लो हो जाता है तो ये जा रहा है, और जब ब्लड सर्कुलेशन में जिससे हम लोग डाइट लिए, स्वाभाविक है कि ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, ब्लड में ज़्यादा आएगा, तो जब ज़्यादा आएगा तो ये आकर के लीवर में आकर के जमा हो जाएगा। इसके बारे में सारे मैकेनिज्म को हम लोग जानेंगे। लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से जो रोल अदा करता है उसमें इंसुलिन का भी रोल बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग यहाँ जानते हैं कि इंसुलिन का रोल ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा है, और एवरेज डॉक्टर भी ये जानते हैं कि इंसुलिन का रोल जो है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में है। लेकिन जो एक्सेलेंट डॉक्टर हैं वो ये भी जानते हैं कि इंसुलिन का रोल ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के अलावा सेल के ग्रोथ में, प्रोलिफरेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है। और अगर इसके लिए अपने बॉडी में एक ऐसा मैकेनिज्म बना है जो सेल के प्रोलिफरेशन में तो काम आते ही हैं, लेकिन इस पर नियंत्रण भी रखते हैं। और जिस दिन अगर ये नियंत्रण अगर इसका कम जाता है उस समय सेल का
ग्रोथ जो है ज़्यादा हो जाता है, प्रोलिफरेशन ज़्यादा होता है। और हम जानते हैं कि अगर एबनॉर्मल सेल अगर उसका ग्रोथ अगर एबनॉर्मल रहा, अगर उस पर अगर कंट्रोल नहीं रहा तो वो कैंसर का रूप लेता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे इस अपने नए सीरीज़ में, डायबिटीज़ सीरीज़ में। तब तक आप बने रहिए मेरे YouTube चैनल बिंदु मेड पे। अगर आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर कुछ कहने की अगर आपको आवश्यकता महसूस हो रही है तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, ताकि आपके द्वारा जो बातें हैं वो हम तक पहुंच सके और हम लोग दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप न हो, कम्युनिकेशन बना रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।